अब आज के इस वीडियो में विद्यार्थियों को सदिशों के सदिश गुणनफल पर आधारित कुछ प्रश्नों को हल करना सिखाया जाएगा, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अब देखते हैं, पहला प्रश्न दिया गया है, ए तथा बी ज्ञात कीजिए। यदि 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 27k कैप क्रॉस i कैप प्लस aj कैप प्लस bk कैप बराबर 0। पहला क्वेश्चन है और यहाँ दिया गया है 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 27k कैप क्रॉस i कैप प्लस aj कैप प्लस bk कैप बराबर 0। अब हम जानते हैं कि दो सदिशों का जब सदिश गुणन किया जाता है, क्रॉस प्रोडक्ट किया जाता है, तो यदि दोनों सदिश समांतर हैं तो उनका गुणनफल 0 होता है, या तो समान हो। तो अब इन दोनों सदिशों को जब हम देख रहे हैं तो यहाँ 2i कैप है, यहाँ 1i कैप है, तो इसका मतलब ये सदिश समान तो है नहीं। हाँ, ये समांतर होंगे, तो हम लिखेंगे क्या, चूंकि हम जानते हैं कि दो समान अथवा समांतर सदिशों का सदिश गुणनफल 0 होता है। तो अतः अब देखिए, समान इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर दोनों के गुणांक समान नहीं है। अगर गुणांक समान होते तो समान सदिश कहे जाते, तो इसलिए समांतर हैं। तो इसका मतलब 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 27k कैप बराबर लेमडा ऑफ i कैप प्लस aj कैप प्लस bk कैप, ये हो जाएगा। वेक्टर ए बराबर लेमडा वेक्टर बी। यही तो समांतर सदिशों के लिए नियम पीछे पढ़ चुके हैं कि दो सदिश समांतर होने के लिए क्या होना चाहिए, वेक्टर ए बराबर लेमडा बी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 27k कैप बराबर लेमडा i कैप प्लस लेमडा ए जे कैप प्लस लेमडा बी के कैप। तो अतः तुलना करने पर, काहे की तुलना करोगे, एकांक सदिशों की जब आप तुलना करेंगे तो देखिए i कैप मिल गया, तो लेमडा और 2 डिफर कर रहा है, तो लेमडा बराबर 2। अब यहाँ 6 है, यहाँ लेमडा ए है, तो लेमडा ए बराबर 6। तो इसलिए क्या हो जाएगा, 2a बराबर 6, a बराबर आ गया 3, कॉमा लेमडा b बराबर 27, तो 2b बराबर 27, तो b बराबर 27/2। तो अतः a और b की वैल्यू आपकी निकल आई, और यही आपको ज्ञात करना था। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। यहाँ पर दिया गया है, वेक्टर a बराबर 0 या वेक्टर b बराबर 0। 0 वेक्टर दिया है, अर्थात 0 समझ लीजिए। तो a क्रॉस b बराबर 0, तो क्या इसका विलोम सत्य है? विलोम सत्य है का मतलब कि अगर a क्रॉस b 0 है तो क्या a बराबर 0 और b बराबर 0 हो सकता है, अथवा b बराबर 0 हो सकता है? तो यहाँ पर ऐसी स्थिति तो हो सकती है, किंतु एक और स्थिति है। तो लिखेंगे क्या, इसके विलोम के लिए कथन सत्य नहीं है, क्योंकि दो सदिशों
के समान या समांतर होने पर इनका सदिश गुणनफल शून्य होता है। इसलिए यदि A क्रॉस B 0 है तो वेक्टर A बराबर वेक्टर B हो सकता है, और या फिर वेक्टर A बराबर लेम्डा वेक्टर B हो सकता है। तो दोनों समान होंगे या तो दोनों समांतर होंगे। तो यहाँ पर कहा गया उदाहरण सहित इसकी पुष्टि करो। तो अब हम ले लेते हैं, यदि वेक्टर A बराबर I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप है ना, और समांतर ले लेते हैं वेक्टर B बराबर 2I कैप प्लस 2J कैप प्लस 2K कैप। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसलिए वेक्टर A बराबर लेम्डा वेक्टर B बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, यहाँ दो कॉमन ले लोगे तो दो वेक्टर A बन जाएगा यहाँ पर, I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप। तो अब इनका हम A क्रॉस B निकाल के देख लेते हैं। इसलिए A क्रॉस B बराबर सारणिक बनाएंगे I कैप J कैप और K कैप। यहाँ पहले में एक एक एक, फिर दोबारा में दो दो दो, तो बराबर I कैप ऑफ एक दूनी दो माइनस दो माइनस J कैप ऑफ एक दूनी दो माइनस दो एक कम दो प्लस K कैप ऑफ एक दूनी दो माइनस दो एक कम दो। तो इस प्रकार हमने देखा 0 I कैप माइनस 0 J कैप प्लस 0 K कैप, तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए कि यदि दो सदिश समान एवं समांतर हैं तो भी उनका क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा वो शून्य होगा। ये जरूरी नहीं है कि A 0 हो और B 0 हो, यानी A बराबर 0 या B बराबर 0 हो तो ही केवल A क्रॉस B बराबर 0 होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि त्रिभुज ABC के शीर्षों के स्थित सदिश क्रमशः वेक्टर A, वेक्टर B तथा वेक्टर C हो तो सिद्ध करो कि शीर्ष C से AB पर डाला गया लंब इतना है। तो एक इसका फिगर बनाते हैं। ये हमारा त्रिभुज ABC है और यहाँ A का पोजीशन वेक्टर A, B का पोजीशन वेक्टर B और C का पोजीशन वेक्टर C है। तो अब लिखेंगे क्या, चूंकि प्रश्नानुसार त्रिभुज ABC के शीर्षों के स्थित सदिश क्रमशः वेक्टर A, वेक्टर B तथा वेक्टर C हैं, इसलिए पोजीशन वेक्टर ऑफ या वेक्टर AB बराबर सीधे सीधे, पोजीशन वेक्टर लिखने की जरूरत नहीं है, वेक्टर AB बराबर तो पोजीशन ऑफ B माइनस पोजीशन ऑफ A, और वेक्टर AC बराबर क्या हो जाएगा, पोजीशन ऑफ C माइनस पोजीशन ऑफ A। तो ये हमने दो सदिश निकाल लिए इस प्रकार, AB और AC। अब इनका निकाल लेते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, AB क्रॉस AC निकाल लेते हैं। अभी क्षेत्रफल निकालने में ये काम देगा। तो ये क्या होगा, यहाँ पर B माइनस A वेक्टर क्रॉस C माइनस A वेक्टर, और ये हमने मॉड लगा दिया है जिससे कि अभी इसका क्षेत्रफल निकालने में हमको सहायता मिलेगी। तो मॉड इधर भी लगा लिया हमने, तो बराबर ये हो जाएगा B से
क्रॉस प्रोडक्ट करा देते हैं, तो बी क्रॉस सी माइनस बी क्रॉस ए। इसी प्रकार माइनस ए से कराएंगे तो माइनस ए क्रॉस सी माइनस माइनस प्लस ए क्रॉस ए, और ये मॉड लगा दिया, तो बराबर मॉड ऑफ बी क्रॉस सी, इसको सही से लिख दो तो प्लस का ए क्रॉस बी बन जाएगा, इसको भी घुमा दीजिए तो प्लस का सी क्रॉस ए बन जाएगा, और ए क्रॉस ए क्या होता है, 0 होता है। तो बराबर मॉड ऑफ, सही ढंग से लिख देते हैं, ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए। ये मॉड ऑफ इतना वैल्यू निकल आया, ठीक है ना। तो इसलिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर, सूत्र क्या होता है, 1/2 मॉड ऑफ ए बी क्रॉस ए सी, ये सूत्र होता है। तो बराबर ये वैल्यू निकाला ही, चाहो तो यही वैल्यू यहाँ पर नीचे भी लिख लो। क्या लिख लोगे, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए। अब करना क्या था, इस प्रश्न में कहा गया था तो सिद्ध करो कि शीर्ष सी से ए बी पर डाला गया लंब। देखिए सी से हम एक लंब डाल रहे हैं ए बी पर, ये हमारे पास डी आ गया, ठीक है। तो ये जो हमने लंब डाला है यही लंब हमको निकालना है। तो अब त्रिभुज के बारे में आपको एक और बात पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार ए बी ऊंचाई इंटू ऊंचाई सी डी, ठीक है ना। तो क्षेत्रफल हमारे पास क्या निकल के आया है, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए बराबर 1/2 ए बी। अब ए बी क्या है, ए बी ये हमारे पास है, तो इस ए बी का हमको यहाँ वेक्टर ए बी लिखा है और ये ए बी लिखा है, तो परिमाण रूप में लिखने के लिए इसको हमें मॉड ऑफ बी माइनस ए लिखना पड़ेगा, और इंटू सी डी, यहाँ पर हमें इंटू इस प्रकार लिखना चाहिए, ठीक है ना। अन्यथा ये क्रॉस प्रोडक्ट के रूप में दिखेगा, क्रॉस प्रोडक्ट के रूप में सदिश होना चाहिए। तो इसलिए सी डी बराबर क्या आ जाएगा, तो इतना और 2 का गुणा हो जाएगा, तो 2 मॉड ऑफ ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए अभी यहाँ देखिए ये 1/2 छूट गया था, तो यहाँ भी 1/2 लगेगा, इसलिए ये 1/2 कट जाएंगे, तो फिर ये 2 यहाँ नहीं बचेगा, बटे मॉड ऑफ बी माइनस ए, और यही आपको सिद्ध करना था। तो अब लिख देंगे, अतः शीर्ष सी से ए बी पर डाला गया लंब बराबर, यही लिख देते हैं, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए अपॉन मॉड ऑफ बी माइनस ए। तो ये प्रश्न आपका अब कंप्लीट हो जाता है। अब देखते हैं चौथा प्रश्न। यदि वेक्टर ए क्रॉस बी बराबर वेक्टर सी, वेक्टर बी क्रॉस सी बराबर वेक्टर ए, वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी, तो दिखाओ कि वेक्टर ए बी सी परस्पर लंब मात्रक सदिश हैं, अर्थात इनका परिमाण कितना है, 1। तो स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्नानुसार चूंकि वेक्टर ए क्रॉस बी
बराबर वेक्टर सी, है ना। हम जानते हैं कि ए क्रॉस बी बराबर क्या होता है, ए बी साइन थीटा एन कैप। तो इसका मतलब हो जाता है कि ए क्रॉस बी जो वेक्टर सी दिया गया है वो इसके समांतर अब हो जाएगा जो है। तो ए क्रॉस बी में जब गुणनफल में एन कैप निकाला जाता है तो एन कैप क्या होता है, ए और बी दोनों के लंबवत होता है, तो इसलिए वेक्टर सी भी ए और बी दोनों के लंबवत होता है ना। यहाँ ये जो एन कैप सदिश है ये क्या है, ए क्रॉस बी के लंबवत है, लंब है, ए क्रॉस बी के नहीं, लंब वेक्टर ए तथा एन कैप लंब वेक्टर बी। तो इसलिए निष्कर्ष निकल आएगा कि वेक्टर ए पर लंब होगा वेक्टर सी तथा वेक्टर बी पर लंब होगा वेक्टर सी। तो इसलिए जो होगा ये वेक्टर सी और ये क्या हो जाएंगे, समांतर हो जाएंगे। अब आगे चलते हैं, तथा वेक्टर बी क्रॉस सी बराबर वेक्टर ए है। तो अब निष्कर्ष के निकालेगा, वेक्टर बी वेक्टर ए पर लंब हो गया तथा वेक्टर सी वेक्टर ए पर लंब हो गया, अर्थात इस वेक्टर ए पर ये दोनों सदिश क्या हो जाएंगे, लंब होंगे। पुनः क्या बताया गया है, वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी। तो फिर वेक्टर सी वेक्टर बी पर लंब होगा तथा वेक्टर ए वेक्टर बी पर लंब होगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं, अतः वेक्टर ए वेक्टर बी तथा वेक्टर सी परस्पर लंब सदिश हैं। तीनों क्या है, परस्पर लंब हैं। इसका मतलब हो गया तीनों लगभग ऐसे बन रहे हैं जैसे वो अक्षों के अनुगत हों। तो जब परस्पर लंब होंगे तो इसलिए फार्मूला लगाते हैं ए क्रॉस बी, तो बराबर क्या हो जाएगा, ए बी साइन बीच में कोण 90 है इंटू एन कैप। तो साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, साइन 90 की वैल्यू होती है 1। ये हो जाएगा ए बी एन कैप, ए क्रॉस बी। और ए क्रॉस बी काहे के बराबर है, वेक्टर सी के बराबर है। तो वेक्टर सी बराबर ए बी एन कैप। तो अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर हम इनका स्क्वायर कर दें तो वेक्टर सी का स्क्वायर बराबर ए बी एन कैप का स्क्वायर, और स्क्वायर करते समय होता क्या है, परिमाण बन जाता है। तो ये बन जाएगा सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और एन कैप की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी इंटू 1। तो सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ गया। तो इसी प्रकार जब आप लोगे बी क्रॉस सी बराबर बी सी साइन 90 एन कैप, तो निष्कर्ष क्या निकल आएगा, बी क्रॉस सी बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर सी स्क्वायर निकल आएगा। तथा सी क्रॉस ए बराबर जब लोगे सी ए साइन 90 एन कैप, तो सी क्रॉस ए का एक बराबर है बी के बराबर, तो बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर ए स्क्वायर निकल आएगा। तो अतः अब देखिए, अब हम अगर उठा ले ये ए स्क्वायर और बी स्क्वायर वाले दोनों उठा ले, तो ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, तो बराबर दाहिने पक्ष उठा लीजिए, बी स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर
ए स्क्वायर। तो अब देखिए यहाँ पर होगा क्या, बी स्क्वायर से कट जाएगा, ए स्क्वायर से कट जाएगा। तो ये क्या आ गया, सी की पावर 4 बराबर 1, इसलिए सी बराबर 1 आ गया। तो जब सी बराबर आ गया, इसलिए मॉड ऑफ वेक्टर सी को हम क्या कहते हैं, मॉड ऑफ वेक्टर सी बराबर 1। तो इसलिए वेक्टर सी क्या हो जाएगा, मात्रक सदिश हो जाएगा। तो इसी प्रकार b की पावर 4 बराबर 1 होगा तो b बराबर 1 हो जाएगा। b की पावर 4 1 कब होगा, जब हम अभी ए बी लिया था, ए स्क्वायर बी स्क्वायर का गुणा किया था तो c निकल आया। अगर हम सी स्क्वायर और ए स्क्वायर इन दोनों का गुणा करेंगे तो b निकल आएगा, है ना। तथा a की पावर 4 बराबर 1 हो जाएगा तो a बराबर 1 हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ मॉड ऑफ वेक्टर b बराबर 1, यहाँ मॉड ऑफ वेक्टर a बराबर 1। तो अब इस निष्कर्ष क्या निकल आया, अतः वेक्टर a, वेक्टर b तथा वेक्टर c मात्रक सदिश हैं। ठीक है ना। और कहा क्या था, परस्पर लंब मात्रक सदिश हैं। तो यहाँ लिख देते हैं परस्पर लंब मात्रक सदिश हैं, इस जगह पर बीच में यहाँ पर आप लिख दीजिएगा। तो ये प्रश्न आपका कंप्लीट हो जाता है। अब अगला प्रश्न देखिए, वेक्टर ए बराबर दिया गया है, वेक्टर बी बराबर दिया गया है और वेक्टर सी बराबर दिया गया है। तो एक ऐसा सदिश वेक्टर डी ज्ञात कीजिए कि वेक्टर सी डॉट डी बराबर 15 आ जाए। तो देखिए अदिश गुणनफल तो परिमाण के रूप में होता है, ये हमको पता है। तो वेक्टर सी दिया गया है, एक वेक्टर डी पहले हमको निकालना है। लेकिन यहाँ ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि सी और डी वेक्टर का गुणनफल 15 आना चाहिए, इससे कम या ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो अब दूसरी बात, ये ए और बी दो सदिश दिए गए हैं, इसमें इनका कोई रोल नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो जो हम वेक्टर डी निकालेंगे वो क्या करेंगे, इन दोनों सदिशों से निकालेंगे। किन्हीं दो सदिशों से अगर तीसरा सदिश निकालना हो तो केवल एक ही तरीका है कि उनका क्रॉस प्रोडक्ट कराया जाए। तो पांचवा प्रश्न है, लिखेंगे क्या, चूंकि वेक्टर ए बराबर आई कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप कॉमा वेक्टर बी 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 7k कैप, वेक्टर सी बराबर 2i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप। तो पहले हम वेक्टर ए क्रॉस बी निकालते हैं। तो ए क्रॉस बी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आई कैप जे कैप के कैप सारणिक बनानी होती है, 1 4 2 और 3 माइनस 2 7, 3 माइनस 2 7। तो बराबर आई कैप ऑफ 4 7 28 माइनस 2 दूनी 4 तो प्लस 4 हो जाएंगे, माइनस जे कैप ऑफ 1 7 7 3 दूनी 6 7 माइनस 6 प्लस के कैप ऑफ। तो देखिए माइनस के 2 1 दूनी 2 और माइनस के 4 3 12। तो ये बराबर हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाता है, 28 4 32 आई कैप, 7 में 6 गया 1 तो माइनस जे कैप और माइनस के 12 2 14 तो माइनस 14 के कैप। अब ये जो सदिश निकल के आया है ये एक ऐसा सदिश है जो ए और बी दोनों पर लंब होगा, क्योंकि बताया गया है कि ए बी साइन थीटा इन कैप होता है। तो जो क्रॉस प्रोडक्ट में गुणनफल में जो सदिश निकल के आता है वो इन दोनों सदिशों पर क्या होता है, लंब होता है। और ये भी एक सदिश निकल आया है, तो क्या हम इसको डी वेक्टर मान सकते हैं। तो अगर हम इसको डी वेक्टर माने और इसका सी और डी का डॉट प्रोडक्ट करें तो क्या 15 आएगा, जरा एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखिए हम यहाँ रफ पर चेक करते हैं, इन दोनों का अदिश गुणन में करते क्या है, केवल गुणांकों का गुणा, आई के 32 दूनी 64 माइनस 1 और माइनस 1 तो प्लस 1 माइनस 14 प्लस 4 तो माइनस 14 चक्कू 56
तो इस प्रकार हमने देखा 64 एक 65, 65 से जरा 56 घटाते हैं तो 15 में 6 गया 9, केवल 9 बचेगा। तो ये गुणनफल कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, और जबकि प्रश्न में दिया गया है 15। इसका मतलब ये वेक्टर डी यहाँ पर पूर्णतया नहीं है। हाँ, हम कर सकते हैं कि इसको हम समथिंग वेक्टर डी मान लें। तो अब हम लिखेंगे क्या, वेक्टर डी बराबर लेम्डा वेक्टर ए क्रॉस बी, मतलब ए क्रॉस बी के समांतर है, ये मान लिया हमने। यहाँ चाहो तो लिख लो माना कि वेक्टर डी को हमने लेम्डा वेक्टर ए क्रॉस बी मान लिया। तो वेक्टर डी बराबर लेम्डा ए क्रॉस बी की वैल्यू रखो 32 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 14 के कैप। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न ने क्या कहा, सी डॉट डी, चूंकि वेक्टर सी डॉट वेक्टर डी बराबर 15, तो सी को उठाइए, कहाँ है, सी हमारे पास ये है 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 4 के कैप, डॉट डी लिख दीजिए। तो लेम्डा को अंदर करके लिखिए 32 लेम्डा आई कैप माइनस लेम्डा जे कैप माइनस 14 लेम्डा के कैप बराबर 15। ये हमने लिख दिया, सी लिख दिया, वेक्टर डी लिख दिया, बराबर 15। तो अब देखिए अदिश गुणन में क्या किया जाता है, गुणांकों का गुणा। तो 32 दूनी 64 लेम्डा, यहाँ -1 क्या हो जाएगा, +1 लेम्डा, फिर 14 चक्कू 56 माइनस के 56 लेम्डा, ये 32 दूनी 64 लेम्डा था, बराबर 15। तो इस प्रकार 64 एक 65, 65 में 56 चले गए, 9 लेम्डा बराबर 15। तो लेम्डा बराबर क्या आ गया, 15/9। तो 3 पचे 15, 3 त्रिको 9, तो बराबर आ गया 5/3। अब लेम्डा की वैल्यू हम सीधे सीधे यहाँ पे लिख देते हैं जहाँ पे हमने डी वेक्टर को माना था। तो इसलिए वेक्टर डी बराबर लेम्डा की वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे 5/3 आप 32 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 14 के कैप, और यही हमको ज्ञात करना था। कहा गया था ऐसा सदिश वेक्टर डी ज्ञात कीजिए कि जब सी और डी का गुणनफल 15 आ जाए। तो ये आपका आंसर हो गया और ये प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया। अब अगला प्रश्न देखते हैं, दो सदिशों वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के बीच कोण थीटा है, तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। तो हल करते हैं। छठा क्वेश्चन है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का होल स्क्वायर प्लस वेक्टर ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर बराबर ए डॉट बी का फार्मूला हमको पता है, ए बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, प्लस ए क्रॉस बी का भी फार्मूला पता है, ए बी साइन थीटा एन कैप का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस ये बन गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू एन कैप का स्क्वायर 1 हो जाएगा, क्योंकि ये एकांक सदिश है। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और हम जानते हैं कि कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। यही वैल्यू आपको निकालनी थी और ये मान आपका प्राप्त हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि मॉड ऑफ ए डॉट बी बराबर मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, तो वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। हल करते हैं। चूंकि मॉड ऑफ ए डॉट बी बराबर मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, ए डॉट बी का होल स्क्वायर बराबर मॉड ऑफ ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर। यहाँ लिख देते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो अब देखिए मॉड ऑफ ए डॉट बी, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा
ए बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इधर हो जाएगा ए बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो ये आ गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अभी ए स्क्वायर बी स्क्वायर आपस में कट जाएंगे, चाहो तो कह दो कि हमने भाग लगा दिया। तो अब हम क्या कहेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र लगा दिया। अब ये कॉस स्क्वायर थीटा इधर आ जाएगा, जुड़ जाएगा, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसलिए कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1/2, तो कॉस थीटा बराबर प्लस माइनस 1/√2। अब प्लस में 1/√2 कॉस थीटा। अब समझो जरा, कॉस पहले चतुर्थांश में पॉजिटिव होता है और चौथे चतुर्थांश में, और कॉस 45 की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, 1/√2। तो 45 अंश का कोण पहले चतुर्थांश में 45 अंश बनाएगा, और दूसरे में क्या करोगे, 0 - 45 कर दो, तो 0 - 45 तो 360 - 45 इसको कहेंगे, तो ये बन जाएगा 315 अंश। इसलिए थीटा बराबर 45 अंश या 315 अंश, ये आपके दो मान प्राप्त हो जाएंगे। अब यहाँ पर अधिकांशतः जब हम प्रयोग करते हैं एक सदिश इस दिशा में और दूसरा सदिश इस दिशा में, वेक्टर ए इस दिशा में प्रयोग करते हैं, वेक्टर बी इस दिशा में, तो फिर यहाँ पर कोण क्या बनेगा, 45 अंश। तो इसलिए थीटा बराबर सीधे सीधे आप 45 अंश लिख दीजिएगा, ठीक है ना, धनात्मक कोण के रूप में। तो इस प्रकार आज का यह वीडियो बस इतना ही। सभी विद्यार्थियों ने लगभग सदिश गुणन के सभी सरल एवं महत्वपूर्ण प्रश्नों को सीख लिया है। अभी शेष प्रश्नों को विद्यार्थी अपनी अभ्यास पुस्तिका से लगाएं। यदि उन्हें फिर भी कोई कठिनाई होती है तो उसका समाधान कक्षा में प्राप्त करें।